बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद है। आज का वीडियो लेक्चर है लेक्चर 7 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। लिमिट जानते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट कैसे मालूम की जा सकती है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट ऑफ ए कम्प्लेक्स फंक्शन। Suppose that a complex function f is defined in a deleted neighborhood of z0, and suppose that L is a complex number. The limit of f as z tend to z0 exists and is equal to L. हम एक फंक्शन ले रहे हैं f, कम्प्लेक्स फंक्शन, और डिलीटेड नाइबरहुड पे डिफाइन है z0 के। z0 के डिलीटेड नाइबरहुड का क्या मतलब कि उस नाइबरहुड में से हम z0 को एक्सक्लूड कर देंगे। एंड एल इज़ द लिमिट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एल को हम यहाँ पर लिमिट कहते हैं या एक कम्प्लेक्स नंबर जिसको फंक्शन अप्रोच करेगा। द लिमिट ऑफ एफ, फंक्शन की लिमिट एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट। जब जेड जेड नॉट को अप्रोच करेगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन की एंड इज इक्वल टू एल, और वो किसके बराबर होगी, इस एल कम्प्लेक्स नंबर के। रिटर्न एज, इसको हम मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट f of z is equal to limit L if for every epsilon greater than 0, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट फंक्शन का मोड f of z माइनस लिमिट हमेशा एप्सिलॉन से लेस आए, और दूसरा यानी ये एप्सिलॉन वाले नाइबरहुड के अंदर कंटेन करे, और दूसरा वेन एवर z माइनस जेड नॉट, जब z और z नॉट का मोड डेल्टा से लेस होगा, यानी डेल्टा वाला जो नाइबरहुड होगा उसके अंदर z माइनस जेड नॉट कंटेन करना चाहिए, डिलीटेड नाइबरहुड जो है डेल्टा से बनने वाला। तो इसको यहाँ डायग्राम से देखते हैं तो और इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास दो डायग्राम हैं। पहला ग्राफ है डिलीटेड डेल्टा नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट, एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ एल। तो यहाँ पर ये सेंटर में देखें जेड नॉट है और इसके गिर्द ये नाइबरहुड बना हुआ है डेल्टा नाइबरहुड। रेडियस कितना है डेल्टा का। अब इसके अंदर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये जेड। हम कहते हैं कि ये जेड जेड नॉट को अप्रोच करेगा। अब अप्रोच कई तरह से कर सकता है, ये डायरेक्टली इस तरफ सीधी लाइन में भी जा सकता है, इस तरह ये सर्कुलर फॉर्म में भी इसके गिर्द रोटेट करके आखिर सेंटर में जा सकता है। ये ऐसी तरह लाइन स्ट्रेट के बजाय इस तरह, जिस तरह साइन का ग्राफ होता है, इस फॉर्म में भी जेड नॉट को अप्रोच कर सकता है। तो ये कई सूरतें हो सकती हैं जेड पॉइंट को जेड नॉट को अप्रोच करने के लिए, लेकिन ये वो इसके अंदर ही होगा। जैसे वो अप्रोच करेगा तो ये डेल्टा नाइबरहुड के अंदर ही होगा। यहाँ पर जेड जेड नॉट को अप्रोच करेगा तो इधर क्या होगा कि एफ ऑफ जेड अप्रोच करेगा एल को, लिमिट को एफ ऑफ जेड अप्रोच करेगा, और ये सब किस में है, नाइबरहुड में है, एप्सिलॉन नाइबरहुड, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ जेड माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो जैसे जैसे जेड अप्रोच करेगा जेड नॉट को, यहाँ पर एफ ऑफ जेड किसको अप्रोच करेगा, लिमिट एल को। तो यही हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि क्राइटेरियन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। इफ एफ अप्रोचेस टू कम्प्लेक्स नंबर्स L1 नॉट इक्वल टू L2, अगर एक फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शन दो कम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच करे जो दोनों मुख्तलिफ हैं, बराबर नहीं है, फॉर टू डिफरेंट कर्व्स आर पाथ्स थ्रू जेड नॉट, जैसे जेड अप्रोच करेगा जेड नॉट को दो मुख्तलिफ पाथ से, दो मुख्तलिफ कर्व से, जिस तरह के इधर हमने बात की है कि यहाँ पर जेड अप्रोच करेगा जेड नॉट को, तो ये कई सूरतों में अप्रोच कर सकता है। ऐसे भी अप्रोच कर सकता है, और इस तरह इसके गिर्द सर्कल बनाकर, दो तीन सर्कल बनाकर भी अप्रोच कर सकता है। तो कई पाथ्स कर्व्स हो सकती हैं जिसके जैसे कि लिमिट अप्रोच करेगा जेड अप्रोच करेगा जेड नॉट को। अगर दो मुख्तलिफ पाथ से जब जेड नॉट को अप्रोच किया जाए और दो आंसर आए, लिमिट एफ ऑफ जेड जो है वो दो मुख्तलिफ एल को अप्रोच करे, L1 L2, देन लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। तो तब हम कहेंगे कि यहाँ पर अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि जितने भी पाथ्स के ज़रिए फंक्शन को अप्रोच किया जाए लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, एक ही लिमिट। लेकिन जैसे ही आपके पास दो लिमिट आ जाएंगी, दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को फंक्शन अप्रोच करेगा, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन
क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी को हम कहते हैं क्राइटेरियन फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। तो चलें हम अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है एग्जांपल चेक वेदर लिमिट z approaches to z naught z by z bar exists। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं कि लिमिट z approaches to 0, क्योंकि यहाँ पर z approaches to 0 है z naught। तो लिमिट z approaches to 0 z by z bar is equal to लिमिट x approaches to 0, x approach to 0 का मतलब होगा यहाँ पर कि x प्लस 0 आयोटा x माइनस 0 आयोटा, यानी x y ऑलरेडी यहाँ पर हम 0 लेंगे, x की लिमिट हम चेक करते हैं कि x क्या होगा, x का बिहेवियर क्या होगा। तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1, x से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो इस लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा। ये एक साइड की या एक लिमिट हो गई है जब x अप्रोच कर रहा है 0 को। अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि जब y अप्रोच टू 0 होगा तो लिमिट z अप्रोच टू 0 z बाय z बार इज इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ y अप्रोच टू 0 लिखेंगे और x 0 होगा प्लस y आयोटा डिवाइड बाय 0 माइनस y आयोटा। तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा y आयोटा बाय माइनस y आयोटा, और ये कटिंग हो जाएगी आयोटा y से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास लिमिट रह जाएगी लिमिट y अप्रोचेस टू 0 -1 या सिंपली -1। तो एक तरफ लिमिट आई है 1 जब x अप्रोच किया 0 को, और जब y अप्रोच किया 0 को तो -1। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोच टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। दो मुख्तलिफ लिमिट आ गई हैं, जो हमने ऊपर भी बात की थी कि L1 और L2 दो मुख्तलिफ लिमिट आ जाएँ तो फिर हम क्या कहेंगे, दैन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z बाय z बार डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह आप किसी भी लिमिट को चेक कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, ताकि ज़रा आसानी से इजीली समझ आ जाए। सेकंड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल प्रूव दैट या शो दैट लिमिट z approaches to 1 plus iota 2 plus iota z is equal to 1 plus 3 iota। यहाँ पर लिमिट भी दी हुई है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। लिमिट z approaches to 1 plus iota 2 plus iota z is equal to, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 2 plus iota और 1 प्लस आयोटा z की जगह 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म से 2 1 2, फिर पहली टर्म दूसरी टर्म से, तो ये 2 आयोटा प्लस आयोटा 1 से आयोटा प्लस 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 और आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 प्लस 2 आयोटा और आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो हम लिखेंगे 2 - 1 1 प्लस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगी लिमिटिंग वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट हम एक थ्योरम लिखते हैं। ये थ्योरम रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिमिट के मुतालिक है, और पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं, इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो ये डेफिनेशन थ्योरम है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिमिट के बारे में। तो इसको देख लेते हैं। सपोज दैट f of z इक्वल टू u x y प्लस आयोटा v x y।
एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है यू का और वी का। यू डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पर और वी भी एक्स वाई पर। जेड नाट इक्वल टू एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट एंड एल इक्वल टू यू नाट प्लस आयोटा वी नाट। ये लिमिट हो जाएगा और ये वो वैल्यू जिसको फंक्शन अप्रोच करेगा। बस लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नाट, जब लिमिट जेड अप्रोच करेगा जेड नाट तो एफ ऑफ जेड फंक्शन अप्रोच करेगा लिमिट एल को। इफ एंड ओनली इफ, तब जब लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नाट वाई नाट यू एक्स वाई, ये जो एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट है यू एक्स वाई, इस थ्योरम का नाम ही रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है कि यू एक्स वाई अलहदा से अप्रोच करेगा यू नाट को, यानी रियल पार्ट लिमिट के रियल पार्ट को अप्रोच करेगा, एंड लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नाट वाई नाट वी एक्स वाई जो है ये पार्ट फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट, ये अप्रोच करेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिमिट को, यानी दोनों की लिमिट अलग-अलग मालूम करेंगे। फिर अब उन दोनों को एक साथ लिख लें तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी यू नाट की वैल्यू प्लस आयोटा वी नाट की वैल्यू निकाल लें तो फंक्शन की लिमिट आ जाएगी जेड नाट पॉइंट पर। तो इस पर एक एग्जांपल करते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ताकि एग्जांपल से आपको ये और आसानी से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, कंप्यूट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस आयोटा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम अगर इसको f ऑफ z कहते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो बेहतर होगा। f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर प्लस आयोटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। z की जगह हम क्या लिख लेते हैं, x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस, बल्कि ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं है उनको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और जिनके साथ आयोटा है उनमें से आयोटा कॉमन लेकर उनको बाद में लिख लेते हैं। आयोटा 2xy ये वाली टर्म प्लस 1 ये वाली टर्म। तो ये बन गया एफ ऑफ जेड। अब एफ ऑफ जेड क्या है हमारे पास, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। तो यू एक्स वाई क्या है, यू एक्स वाई बराबर है एफ ऑफ जेड में से जिस टर्म के साथ आयोटा नहीं है, रियल वाली टर्म। और वी एक्स वाई क्या है, वी एक्स वाई है 2xy प्लस 1, वो टर्म जिसके साथ आयोटा है, इमेजिनरी टर्म। तो हमारे पास ये u और v आ गए हैं। अब देखें हम यहाँ पर जो फंक्शन की लिमिट दी हुई है, z किस को अप्रोच कर रहा है, जो लिमिटिंग वैल्यू है जिस वैल्यू को अप्रोच करना है z ने 1 प्लस आयोटा, इस वैल्यू में रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। तो रियल पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये है z नाट इक्वल टू एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट, तो हम कहेंगे कि इसके साथ कंपेयर करें तो एक्स नाट क्या होगा 1 और वाई नाट क्या होगा, वो भी 1 होगा। तो हमारे पास दोनों एक्स नाट वाई नाट दोनों 1 1 है। अब यू नाट निकालेंगे, यहाँ पर जो इस थ्योरम में था, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नाट वाई नाट यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू नाट। तो यू नाट निकालेंगे, यू नाट किसके बराबर होगा, यू नाट इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू, अब एक्स वाई अप्रोचेस मतलब जेड जब अप्रोच कर रहा था जेड नाट को, तो एक्स वाई अप्रोच करेंगे एक्स नाट वाई नाट को, जो कि दोनों 1 1 है। तो एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1, और फंक्शन क्या यूज़ करेंगे हम, यू नाट है तो यू वाला फंक्शन यू एक्स वाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 0। यू नाट की वैल्यू आ गई है 0। सिमिलरली वी नाट क्या होगा, वी नाट होगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1, उसी तरह 1 1 को अप्रोच करेगा, और
आगे अब फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, वी वाला, क्योंकि लिमिट यहाँ वी नाट की वैल्यू वी के लिए हम वी वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। 2xy + 1, इसमें जब x और y की जगह 1 1 पुट करेंगे तो 2 1 1 + 1 ये हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 + 1 3, तो ये वी नाट आ गया। अब हम देखें तो यहाँ पर ही मैं इसको लिख लेता हूँ कि इधर थ्योरम में क्या था, लिमिट अप्रोच करेगी, लिमिट z अप्रोचेस टू z नाट ऑफ z इक्वल टू l, और l क्या है, u नाट प्लस आयोटा v नाट। तो u नाट और v नाट की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई हैं, तो इसको लिमिटिंग वैल्यू हम क्या लिखेंगे, l इज इक्वल टू u नाट प्लस आयोटा v नाट विच इज़ इक्वल टू u नाट 0 प्लस आयोटा v नाट 3 या सिंपली 3 आयोटा। तो लिमिट क्या है, ये लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये आ जाएगी इस फंक्शन की लिमिट। तो इस तरह हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिमिट को अलग-अलग लिमिट के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स लिमिट कैसे, अगर दो फंक्शन हो और वो किसी लिमिट को अप्रोच कर रहे हों, जैसे एफ ऑफ जेड एल को और जी ऑफ जेड एम को, जब जेड जेड नाट को अप्रोच करे, तो इन दो फंक्शन के सम की लिमिट क्या होगी, प्रोडक्ट की लिमिट क्या होगी वगैरह। तो सबसे पहला क्या है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट सी एफ ऑफ जेड, सी कोई कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो अगर इस तरह का फंक्शन हो जो कांस्टेंट मल्टीपल हो, तो उसकी लिमिट क्या होगी, अगर एफ ऑफ जेड एल को अप्रोच कर रहा है तो सी एल को अप्रोच करेगा, कांस्टेंट सिर्फ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कांस्टेंट मल्टीपल हो फंक्शन पर लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट कांस्टेंट ही लिमिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ जेड प्लस माइनस जी ऑफ जेड। तो इस केस में क्या होगा कि एफ ऑफ जेड एल को अप्रोच कर रहा है, जी ऑफ जेड एम को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों का सम या डिफरेंस दोनों के लिमिट के सम या डिफरेंस को अप्रोच करेगा। सिमिलरली तीसरी प्रॉपर्टी है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ जेड मल्टीप्लाई जी ऑफ जेड। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उस केस में उनकी लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही होगी अलग-अलग उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, फंक्शन के प्रोडक्ट की लिमिट लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होगी। फिर चौथी प्रॉपर्टी है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जी ऑफ जेड, यानी डिवीजन वाला केस है। तो एफ ऑफ जेड एल को अप्रोच कर रहा था, जी ऑफ जेड एम को, तो आंसर क्या होगा, यानी लिमिटिंग आंसर क्या होगा, दोनों लिमिट का डिवीजन एल डिवाइड बाय एम। लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि एम नॉन ज़ीरो हो, ये वाली लिमिट नॉन ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो होगी तो डेफिनेटली ये फिर अनडिफाइंड केस बन जाएगा। नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो नंबर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स लिमिट्स की, और इसमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि एम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, इस पर एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर्टीज़ का हमें इस्तेमाल भी आ जाए। तो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल एग्जांपल है हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा 3 प्लस आयोटा z पावर 4 माइनस z पावर 2 प्लस 2z डिवाइड बाय z प्लस 1। तो ये अब फंक्शन है टोटल, इसमें देखें आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये डिफरेंस ऑफ फंक्शन भी है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी है, डिवीजन भी है, कांस्टेंट मल्टीपल भी है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सिंपल केस सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z स्क्वायर, इसको हम देख लेते हैं z स्क्वायर को। तो ये होगा लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z स्क्वायर, मतलब z मल्टीप्लाई z। तो ये कौन सा केस है, दो लिमिट्स प्रोडक्ट, दो लिमिट्स का, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो अलहदा इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट दोनों पर अलहदा अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दें, हालांकि ये दोनों सेम है लेकिन हम अलहदा कर लेते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा, तो ये आयोटा हो जाएगा और दूसरी भी आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर जो क्या होता है -1। तो ये हमने इसको सॉल्व किया z स्क्वायर को, कौन सी प्रॉपर्टी के लिहाज से,
तीसरी प्रॉपर्टी के लिहाज से कि दोनों की लिमिट का सम, आयोटा आयोटा लिमिट आ रही थी, दोनों की लिमिट का प्रोडक्ट, तो एल मल्टीप्लाई एम, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बनता है जो कि -1 हो गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z की पावर 4, ये जो केस है z की पावर 4 वाला, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंपली मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि 4 आयोटा बन जाएंगे, 4 टाइम लिमिट मल्टीप्लाई होगी, तो आयोटा की पावर 4 बन जाएगा। और आयोटा 4 क्या होता है, आयोटा 2 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर जो कि +1 हो जाएगा। तो ये आ गया z की पावर 4। अब ये तो हो गई है सॉल्व, ये तो सिंपल 2z है, 2 मल्टीपल है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा के साथ। तो पहले हम ऊपर वाला केस सॉल्व करते हैं, नोमरेटर में जो है z लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा, ये है 3 प्लस आयोटा z की पावर 4 माइनस z की पावर 2 प्लस 2z, तो ये बराबर है 3 प्लस आयोटा z की पावर 4 क्या निकाले हमने 1 माइनस z की पावर 2 -1 और +2 z की जगह लिमिट लगेगी तो 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस आयोटा, इधर ये माइनस माइनस +1 और फिर ये 2 आयोटा, तो 3 + 1 4 आयोटा, 4 प्लस 1 प्लस 3 आयोटा, तो 4 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा ये। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z प्लस 1, तो ये सिंपली आयोटा लग जाएगा, आयोटा की वैल्यू पुट हो जाएगी z की जगह, तो ये आयोटा +1। तो टोटल जो फंक्शन है अगर वो एक साथ हम लिखें 3 प्लस आयोटा z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 2z डिवाइड बाय z प्लस 1 बराबर होगा दोनों की लिमिटिंग वैल्यू का डिवाइड 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर है इस लिमिट का। यहाँ पर आप देखें कि ये वाली जो वैल्यू है आयोटा प्लस 1 ये नॉन ज़ीरो है, क्योंकि हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में जो m है नीचे वाले फंक्शन उसकी लिमिट हमेशा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर इस लिमिट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसका लिख लें। तो क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर दें और +1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा प्लस 1, या इसको थोड़ा सा इस तरह लिखना है 3 प्लस आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये माइनस आयोटा प्लस 1 और नीचे क्या होगा तरतीब के साथ लिखें तो 1 प्लस आयोटा और इसको 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा ये 4 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा, फिर 4 1 के साथ 4, फिर 3 आयोटा माइनस आयोटा के साथ -3 आयोटा स्क्वायर और फिर 3 आयोटा 1 के साथ 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो हम लिखेंगे 4 + 3 7 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 7 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2। तो अब इसको अलग-अलग लिख लें तो 7/2 माइनस 1/2 आयोटा, ये कौन सी फॉर्म आ गई है, ये फॉर्म आ गई है a माइनस या a प्लस बी आयोटा वाली। तो ये वाली लिमिट या ये लिमिट ये सेम ही है, इस फंक्शन की लिमिट ये भी है और ये भी, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इस तरह आप लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप लिमिटिंग वैल्यू या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।